अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सभी को जुमा मुबारक हो। सबसे पहले जिस खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो कोई अच्छी खबर नहीं है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है पूरी ही पाकिस्तान कौम के लिए। घरेलू सार्फिन के हम देख रहे हैं कि बिजली के जो टैरिफ हैं उसमें 7 रुपये 12 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जो कि एक हौलनाक इजाफा है और सार्फिन की तरफ से इस इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया है। और अब यही कहा जा रहा है कि शायद इस हुकूमत के खिलाफ भी अवाम को सड़कों पर आना पड़ेगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अभी जो फी यूनिट की प्राइसेस कर दी गई हैं वो 48 रुपये 84 पैसे मुकर्रर कर दी गई हैं। और जिस तरह से बिजली के नरखों में इजाफा किया जा रहा है, महंगाई का एक और तूफान आने वाला है, क्योंकि इससे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था। और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोलियम एसोसिएशन डीलर्स का भी जो मुज़ाकरात हैं वो जारी है और उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर उनके मुज़ाकरात, उनके जो मुतालबात हैं वो नहीं माने जाते हैं तो फिर पेट्रोल पंप्स के बंद होने के इम्कानात भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो महंगाई का जो तूफान है वो तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं उस पर भी इजाफे की तफसीलात इस वक्त सामने आ चुकी हैं। और इसके मुताबिक हम देख रहे हैं बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक मुकर्रर कर दिया गया है। तो आए रोज़ हुकूमत की तरफ से बिजली की, पेट्रोल की और गैस की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया जाता है। IMF के दबाव पर यह इजाफा किया जा रहा है या उस वफाकी बजट की तरफ से जो कि अभी कुछ ही दिन पहले पेश किया गया था, जिसमें कहा तो ये गया था कि जो अवाम है उसको किसी ना किसी तरीके से रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन रिलीफ तो अवाम को किसी सूरत नहीं मिल रहा, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ ही दी जा रही है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। मॉनसून की तूफानी बारिशें बरसने को तैयार, पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पौधे लगाएं, गर्मी भगाएं, घरों को ठंडा रखने वाले पौधे आखिर कौन से हैं? और बरसात के मौसम में डायरिया का खतरा क्यों बढ़ जाता है? चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में भारत को शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी नौजवान शहीर भी होंगे न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, मानसेरा और कोहिस्तान के पहाड़ों में और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और तुग़यानी का खतरा है। इसके अलावा एबटाबाद, दीर, सवात, कश्मीर, डेरा गाजी खान, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। जबकि शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर होने का खतरा भी है। महकमा मौसमियात का यह बताना है कि आज शाम से मशरकी सिंध में मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान है, जिसके सबब 6 से 7 जुलाई के दौरान थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़ और जैकबाबाद में बारिश मुतवक्के है। दूसरी जानिब NDMA नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और मुमकिन सैलाब की पेशगोई भी कर दी है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक शुमाल मशरकी पंजाब, पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी सिंध, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से भी पानी के मुमकिन अखराज की सूरत में दरियाओं में पानी का बहाव मजीद बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद रहता है। NDMA ने इस हवाले से भी इंतबाह जारी किया है कि अवाम सैलाबी रेलों को अबूर करने और जो सैलाबी पानी है उसमें जाने से भी गुरेज करें। सयाहों और मुसाफिरों को भी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब शाहिद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इस स्पेल के हवाले से ही जानना चाहेंगे कि ये स्पेल कब तक जारी रहेगा? ये स्पेल जो है गुज़श्ता दिन से शुरू हुआ है पाकिस्तान में। आज जो रात को जो है फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, सियालकोट और काफ़ी इलाकों में बारिश हुई, अभी लाहौर में भी हो रही है और ये अगले 3 दिन तक ये स्पेल जो है जारी रहेगा। और इसमें से अच्छी बारिश है, इसमें से जो हमारी गर्मी का स्पेल था और इसमें हबस था उसमें वाज़े तौर पे कमी हो जाएगी और इसके साथ जो है हबस कम हो जाएगा और इसके बाद ठंडी हवाएं भी चलेंगी तो और ये मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाएगा। और उसके अलावा ये कि अभी ये जो बारिश है वो बहुत शदीद नहीं है, इसमें से अभी जो है शहरों में तो अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, लेकिन दरियाओं में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि दरियाओं में कोई सैलाबी सूरत हाल पैदा हो। लेकिन हाँ, जो रावी और हमारे चनाब के नदी नाले हैं छोटे, उनमें थोड़ा पानी आने से तगयानी हो सकती है और उसके किनारों पे जो लोग रहने वाले उनको थोड़ी सी इससे एहतियात करने की ज़रूरत है।
ठीक है, और ये जो स्पेल है ये कब तक जारी रहेगा, कितने दिनों का स्पेल है ये तकरीबन अगले 3 दिन 8 तारीख तक जारी रहेगा और उसके बाद तो थोड़ा वक्फा होगा और फिर 4-5 दिन के वक्फे के बाद अगला स्पेल भी होगा जो इससे काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, और शायद साहब जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अब उतनी ही ज़्यादा बारिशें होंगी, इसमें क्या हकीकत है? चलें इस पर हम मज़ीद भी बात करते हैं। अभी हमें बराह रास्त जाने के लिए कहा जा रहा है, बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बरतानवी आम इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह अवाम से खिताब कर रहे थे, उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया है। 345 नशस्तों पर वो कामयाब हो चुके हैं। लेबर पार्टी को इस वक्त हम देख रहे हैं कि सबकत हासिल है। बरतानवी आम इंतखाबात का ये मामला था जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे थे। बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह इस वक्त खिताब कर रहे थे। 343 नशस्तों पर इस वक्त बरतानवी इंतखाबात की जो लेबर पार्टी है वो इस वक्त कामयाब हो चुकी है। बराह रास्त मनासिर भी हमने आपको दिखाए हैं जिसमें बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह अवाम से खिताब कर रहे थे और उनका शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेबर पार्टी को इस वक्त सबकत है और 343 नशस्तों पर इस वक्त वो कामयाब हो चुके हैं। भारी मैंडेट के साथ कामयाब हुई है इस वक्त बरतानवी लेबर पार्टी, और बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह खिताब करते हुए अवाम का शुक्रिया करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेबर पार्टी को इस वक्त वाज़े बरतरी इस वक्त हासिल है। 343 नशस्तों पर कामयाब हो चुके हैं। बरतानवी इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट करें जहाँ लेबर पार्टी 343 नशस्तों पर कामयाब हो चुकी है। बरतानवी आम इंतखाबात का सिलसिला जारी था और अब नताइज जो मौसूल होना शुरू हुए हैं उसके मुताबिक लेबर पार्टी इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है और 343 नशस्तों पर कामयाब हो चुके हैं। न्यू की स्क्रीन पर बराह रास्त मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं जिसमें बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह ने आवाम से खिताब भी किया है और उन्हें सिलेक्ट करने पर उनको खुद शुक्रिया भी अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेबर पार्टी को इस वक्त अच्छी खासी लीड हासिल है। अभी तक के नताइज के मुताबिक लेबर पार्टी 343 नशस्तों पर कामयाब हो चुकी है और एक भारी मैंडेट हासिल कर चुकी है। लेबर पार्टी के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बरतानवी आम इंतखाबात का ये मामला है जहाँ बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम बरतानवी अवाम की खिदमत करेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस अहम कामयाबी पर। अवाम का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, अपनी पार्टी के अरकान का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। लेबर पार्टी को अच्छी सबकत हासिल है। बरतानवी इंतखाबात में लेबर पार्टी 343 नशस्तों पर कामयाब हो चुकी है। अपडेट करें आपको बरतानवी आम इंतखाबात के हवाले से जहां बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह ने खिताब किया है। बरतानवी इंतखाबात लेबर पार्टी 343 नशस्तों पर कामयाब हुई है और लेबर पार्टी को इस वक्त अच्छी खासी सबकत हासिल है और एक बाहरी मैंडेट मिला है। बरतानवी इंतखाबात में लेबर पार्टी 343 नशस्तों पर कामयाब हो चुकी है। अभी तक जो नताइज मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक एक भारी मैंडेट, एक अच्छी लीड के साथ लेबर पार्टी हमें लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बरतानवी आम इंतखाबात का ये मामला है जहां बरतानवी लेबर पार्टी के सरबराह ने अवाम से खिताब भी किया, उनका शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। बरतानवी इंतखाबात में लेबर पार्टी 343 नशस्तों पर कामयाब हो चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। उनका मजीद यह कहना था कि अवाम की उम्मीदों पर भी पूरा उतरने की कोशिश की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात करते हैं शाहिद अब्बास साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। शाहिद साहब, सवाल मेरा वही था कि ये कहा जा रहा था कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी अब उतनी ही ज़्यादा बारिशें होंगी, इसमें कितनी हकीकत? जी बिल्कुल, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है साइंटिफिकली कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो एनर्जी जो होती है हमारे सिस्टम में मौजूद होती है, वो ही मानसून की बारिशों को उसका ज़रिया बनती है और इस एनर्जी को रिलीज़ करने के कुदरती कुछ ज़राए हैं जिसमें से हमारे साइक्लोन बनते हैं, वो एनर्जी को इस इक्वेटर से पोल की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो इस साल ये हुआ कि थोड़ा सा हट के इस साल का बिहेवियर था। अप्रैल का महीना नॉर्मल से ठंडा गुजरा, मई और जून जो थे वो कंटिन्यूसली गर्म गुजरे, जिसमें से इस सब आपने देखा होगा कि इतनी गर्मी के बावजूद बहुत ज़्यादा आंधियाँ भी नहीं आई और इसी तरह साइक्लोन भी नहीं बने। तो सिस्टम में एनर्जी काफ़ी मौजूद है और उसके अलावा ये कि साइक्लोन ना बनने से सी सरफेस जो टेम्परेचर समुद्र की सतह के वो भी नॉर्मल से ज़्यादा है और इसी बेस पे कुछ और ग्लोबल इंडिकेटर है। तो हमने जो सीज़न की फोरकास्ट है मानसून की वो नॉर्मल से 25 से 30% ज़्यादा है, बारिशें ज़्यादा होंगी और उसमें भी जो बाइफर्केशन हमने की है मंथली बेसिस पे तो उसमें से ज़्यादा बारिशें जुलाई के महीने में होंगी और उसका एक तो ये है कि वाज़े आगाज़ है ये कि सीज़न का शुरू होते ही बारिशों का आगाज़ हो गया है और 3 से 4 स्पेल जो हैं जुलाई में होंगे और जितनी पूरे 3 महीने की बारिशें उसमें 40% से ज़्यादा जो है वो जुलाई में हो जाएंगी।
ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर सैलाबी सूरत हाल और दूसरों के हवाले से बात की जाए तो उसमें से हमारे और इंडिया के डैम जो है पिछले साल की निस्बत 15 से 20% उसमें पानी कम है, क्योंकि जो जून में प्री मानसून बारिशें होती हैं वो इस दफ़ा ना इंडिया में हुई है ना हमारे हुई। और दूसरा ये कि अभी हमारी जितनी ज़मीन है और दरियाओं के बेड हैं वो भी खुश्क पड़े हैं। और दूसरा ये कि ये सीज़न है जिसमें चावल की फसल के लिए पानी की इंतहाई ज़रूरत होती है। और किसानों के लिए और ज़राअत के लिए ये पॉजिटिव फैक्टर है कि जुलाई के शुरू में बारिशें शुरू हो गई हैं। अब वो चावल को खेतों में लगा रहे हैं तो उनके लिए पानी जो है ट्यूबवेल से लगाते थे वो पानी बारिशों से मिल जाएगा। और दूसरा ये कि अब ये स्पेल आया तो इससे ये होगा गर्मी का जो शिद्दत उसमें जब कमी आएगी तो बिजली की जो है कंजप्शन थोड़ी सी कम होने से लोड शेडिंग वाले हज़ारों इलाकों में जो है वो भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो जाएगा। और दूसरा ये कि पानी अभी जो डैम्स में सफिशिएंट मकदार है तो हमने उनको एडवाइस किया है कि इन पानी को अभी रिलीज़ करें बिजली पैदा करने के लिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो पानी जो डैम्स में होता है वो जुलाई के लिए स्टोर करके रखते हैं कि अगर 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते जुलाई के बारिशें नहीं होती तो हमें फसलों के लिए पानी की ज़रूरत होती है, शदीद गर्मी होती है। तो हमने उन्हें एडवाइस किया, उन्होंने नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज़ करना इसलिए शुरू कर दिया कि एक तो जुलाई के अंदर ज़मीनों के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी बारिशों की। ठीक है। दूसरा ये कि पानी दरियाओं में भी आ जाएगा तो फिर जो उन्हें संभाला हुआ पानी है कल को फिर सैलाब की सूरत में यकदम निकालना पड़ेगा, उसको राइट साइजिंग करें, उससे बिजली पैदा करें, उसको भी इस्तेमाल में लाएं और लोगों को भी लोड शेडिंग से थोड़ा छुटकारा दें। लेकिन शाह साहब हम हर साल फिर ये देखते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो आबी जारियत की जाती है वो तो हमेशा से ही होती है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर भी ज़्यादा सैलाब आते हैं। उसकी रोकथाम के लिए आपको लगता है कि कोई इकदाम किए जाते हैं या नहीं? जी देखिए, इस साल जो हमारी फोरकास्ट है उसमें 2 जो एरिया टारगेटेड है, एक तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट शिमाली पंजाब जिसमें लाहौर है इंडिया के इलाके हैं, और दूसरा सिंध है जहाँ नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बारिशों की तवक्को है। ठीक है। अब अगर हिंदुस्तान में बारिशें होती हैं तो सतलुज है, रावी और चनाब, ये हमने जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी उसके तहत इंडिया को दिए हुए हैं। उसके अलावा जो जेएलएम और दरिया सिंध इंडस है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। इन तीनों दरियाओं में वो अपनी मर्जी से पानी छोड़ते हैं, उन्होंने डैम बनाए हुए हैं। ठीक है। अब वो जब उनके डैम अभी तो काफ़ी खाली हैं, जब उसमें से बारिशें होंगी ज़्यादा खतरा होता है तकरीबन अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद, जब उनके डैम और हमारे डैम तकरीबन 80% तक भर चुके होते हैं। फिर अगर शदीद बारिशों का कोई सिलसिला होता है तो या तो वो उससे बचने के लिए पहले पानी छोड़ते हैं या फिर जब भर जाते हैं डैम तो वो सारे गेट ओपन कर देते हैं, फ्री फ्लो कर देते हैं उसके, तो फिर ये खतरा बढ़ जाता है। अब दूसरा ये कि हम ये क्योंकि ज़्यादा बारिशें नहीं होती। अब उसका क्या होता है कि जो दरियाओं के बेड हैं उसमें लोगों ने अपने डेरे बना लिए हैं, फसलें हैं तो हैं लेकिन जानवर वगैरह कर ली, और कुछ में लोगों ने बाकायदा बना ली हैं, आबादकारी होती, तो उनमें अगर देर के बाद अब देखें ना रावी में जो बड़ा सैलाब आया था वो 1988 में आया था, अब उसमें से कुछ 36 साल हो गए। अब उसके बाद आता है 36 साल के अंदर लोगों ने दरिया के अंदर काफ़ी कुछ बन गया। अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में एक रावी का पुल होता था, अब 4 पुल बन चुके, चारों की हाइट भी मुख्तलिफ है, उनकी कैपेसिटी भी मुख्तलिफ है। अगर एक दरिया से एक पुल के नीचे से पानी गुजरे तो हो सकता है अगले में रुकावट आ जाए। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है अगर कुछ दरियाओं में जैसे चनाब है उसमें तो हर साल पानी आता रहता है। ठीक है। सतलुज और रावी में ये होता है, एक तो इनका कैपेसिटी बहुत कम है, दूसरा इसके अंदर क्योंकि शहर के बड़ा है, इसके पेरीफेरी में इसके अंदर लोगों ने अपनी आबादी कर ली, तो इसमें तो उसमें से जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, पीडीएमए है, एनडीएमए है, रिलीफ के लोग हैं, उनके साथ बाकायदा 2 महीने पहले से हमने मई में ये फोरकास्ट कर दी, वो अपने तौर पे इंतजाम कर रहे हैं। ठीक है। उनको लोगों को रेस्क्यू के लिए, बल्कि उन्होंने यहाँ तक पीडीएमए ने एक्सरसाइजेस कर ली है कि लोगों को जाके उनके बताया है कि अगर सैलाबी सूरत हाल तो आपने निकलना है तो और निकल के जाना किधर है, उसके इंतजाम किस हद तक हैं, लेकिन जब वो पानी आएगा तो फिर वो देखा कि वो कितने कारगर होती है उनकी प्लानिंग। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा इस हवाले से कि अभी जो मानसून के हवाले से हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं तो कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर अर्बन फ्लडिंग का खदशा है? देखिए, अर्बन फ्लडिंग का तल्लुक है कि बारिश की मिकदार तो होती है, हर शहर की ड्रेनेज कैपेसिटी की, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर लाहौर का तकरीबन 30 मिलीमीटर के करीब अगर 1 घंटे में बारिश हो तो उसको ड्रेन आउट कर लेते हैं।
पर अभी तो जो रिसेंटली बारिश हुई थी वही 100 मिलीमीटर से ज़्यादा था जी। तो अगर 30 मिलीमीटर से ज़्यादा होती तो फिर इनका पानी वो जमा होगा, उसको ड्रेन आउट नहीं कर सकेगा। अब दूसरा ये होता है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है कमिश्नर लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर लेवल के जितनी उनकी ड्रेनेज है, नाले, उनकी सफाई की जाए। ठीक है, नो डाउट उन्होंने सफाई भी की है। अब हम सभी लोग उस अगर अर्बन फ्लडिंग होती तो उससे मुतासर होते हैं हमारे शेड्यूल, लेकिन हम ये एहतियात एज ए पर्सन इंडिविजुअल नहीं करते। उनके नदी नालों में हम शापर भी फेंक देते हैं, गार्बेज भी फेंक देते हैं। तो अब वो हर रोज तो उसको साफ नहीं करते, सीजन से पहले उसने किए हैं जी। तो दूसरा ये होता है कि उनके साथ भी कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, अगर बारिश लेट नाइट होती है अर्ली मॉर्निंग से पहले, तो फिर उनका कहना है कि उस वक्त इस्तेमाल पानी में कम हो रहा था। अगर सुबह 7-8 बजे होती तो लोग अपने घरों में पानी जो नहा रहे होते हैं इस्तेमाल कर, तो उनका ड्रेनेज सिस्टम पहले भरा होता है। अगर लेट नाइट होती है तो फिर वो लोगों के जागने से पहले पानी निकल जाएगा। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि अगर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उससे पानी। तीसरा जो है, पिछले साल जैसे जुलाई में हुआ तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बारिश होती है तो वो पूरे लाहौर में नहीं होती, कुछ इलाकों में ज़्यादा होती, कुछ में कम होती, तो फिर ये होता है वो भी मैनेज हो जाता है। अगर पूरे लाहौर में पिछले साल जुलाई में 2-3 बारिशें ऐसी हुई कि वो पूरे लाहौर में, तो पूरे लाहौर में जब हुआ तो सारा पानी सिस्टम में निकालना मुश्किल हो गया, एक ही टाइम पे बारिश हुई। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्टर ऐसे। अब कुछ शहर जैसे गुजरांवाला है, जैसे आलकोट है, उनकी ड्रेनेज कैपेसिटी इनसे मुख्तलिफ है। ठीक है, जो जितनी बारिश को लाहौर आसानी से ड्रेन कर लेगा तो हो सकता है दूसरा शहर जो है उसमें उतना ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम बात करने जा रहे हैं पानी की इंपॉर्टेंस के हवाले से। पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पानी के बगैर ज़िंदगी का वजूद भी नामुमकिन है। इंसान खुराक के बगैर तो ज़िंदा रह सकता है लेकिन पानी के बगैर नहीं। पाकिस्तानी कौम को पानी की किल्लत का सामना है और अगर इस हवाले से हम इकदाम देखें तो इकदाम खातिर ख्वाह नहीं किए गए हैं और इन इकदाम ना करने की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि 2025 में पाकिस्तान को खुश्क साली का भी सामना करना पड़ सकता है। पानी के वसाइल इस वक्त ख़तरनाक हद तक कम हो रहे हैं। पानी की किल्लत के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम करने की भी ज़रूरत है और हालिया दिनों में हमने देखा है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली की चेयरपर्सन सेनेटर शेरी रहमान ने भी खबरदार किया था कि पाकिस्तान 2025 तक खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। उनका इस हवाले से कहना था कि मुल्क में मानसून की गैर मामूली बारिशों की पेशगोई भी की गई है। सेनेट कायमा कमेटी बराए माहौलियाती तब्दीली के इजलास से खिताब करते हुए शेरी रहमान ने मजीद ये भी कहा कि बलूचिस्तान में भी पानी का शदीद बहरान पैदा हो रहा है और पानी की किल्लत के मामले पर हम वजारत आबी वसाइल और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी बुलाएंगे क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी तेज़ी से पिघल रहे हैं। उन्होंने मजीद भी ये कहा कि पाकिस्तान के समंदर की हदूद में प्लास्टिक का फुजला भी डंप किया जाता था जिस पर बतौर वजीर मैंने पाबंदी लगाई है। सेनेटर शेरी रहमान ने इस हवाले से मजीद कहा कि साल में 2 बार माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अवामी समात का इनेकाद भी किया जाएगा। उनका कहना था कि कमेटी के अगले इजलास में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और महकमा मौसमियात से बारिशों और नुकसानात से निपटने के हवाले से जो हुकूमती इक़दाम हैं उस पर भी ब्रीफिंग ली जाएगी। इस हवाले से उन्होंने मजीद भी कहा कि तवानाई की मुंतकली पर एक खुसूसी इजलास भी बुलाया जाएगा जिसमें लॉस एंड डैमेज फंड के क़याम में पाकिस्तान की कलीदी किरदार अदा किया था। वजारत के फैसलों का जो इतलाक है वो सूबों पर नहीं होता, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने बतौर वजीर सूबों की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी वजीर आज़म के टास्क फोर्स के फोरम का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा कि मेरी ये कोशिश होगी कि इस्लामाबाद से मुताल्लिक जो माहौलियाती तब्दीली के मसाइल हैं उसको कमेटी में भी उठाया जाए। ताहम इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि पानी की कमी को दूर करने के लिए वसाइल पैदा करने की भी अशद ज़रूरत है क्योंकि मुल्की मईशत का जो ज़्यादा इन्हसार है वो दरियाओं और नहरी निज़ाम पर ही मौजूद है। हमारे पास डैमों की तामीर के लिए सरमाया मौजूद नहीं है जो कि इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है क्योंकि माजी में भी हमने देखा था कि जो बड़े डैम्स हैं उनकी तामीर के लिए फ़ंड्स भी कायम किए गए थे, जैसे दियामिर भाषा डैम है, मोहम्मद डैम के लिए भी हंगामी बुनियादों पर फ़ंड्स मुहिम भी चलाई जाती रही हैं। लेकिन पानी के मसले को अगर हम देखें तो पिछले 47 साल से इस पर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है और
शहरी रहमान साहिबा अगर ये कह रही हैं तो पिछले 47 साल में अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देखते हैं तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करती हुई दिखाई दे रही है, मुस्लिम लीग नून हुकूमत करती दिखाई दे रही है। कोई भी हुकूमत हमने देखा है कि इस हवाले से संजीदा नहीं है और कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। और इसमें कोई दो राय मौजूद नहीं है कि दुनिया में दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा भी हो रहा है, जिसके बाइस जो ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान भी इसमें हम देख रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हो रहा है, लेकिन पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। शायद ये हमारे हुक्मरानों को भी समझना होगा। और अगर हमें ये इल्म था कि 2025 तक पाकिस्तान को खुशहाली का सामना करना पड़ सकता है तो फिर इस हवाले से पेशगी इंतजामात क्यों नहीं किए गए हैं? किसकी ये कोताही है, किसकी ये मुजरिमाना गफलत है, किससे अवाम पूछ सकते हैं? और पानी की जो किल्लत है उसके खात्मे के लिए फौरी किन इकदामात की ज़रूरत है, इस हवाले से भी अब हुकूमत को शायद प्लानिंग करनी पड़ेगी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के शहीर तारिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। रूस के शहर याकोतिस में होने वाले इन मुकाबलों में शहीर तारिक ने मैच रेसलिंग के मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पाकिस्तानियों के नाम किया। इस इवेंट में पाकिस्तान का ये पहला मेडल है। शहीद ने इब्तदाई राउंड्स में भारत और मंगोलिया के खिलाड़ियों को ज़ेर किया, जबकि तीसरे मैच में रूसी खिलाड़ी से सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त हुई। तीसरे मैच में शिकस्त के बाद शहीर तारिक ब्रॉन्ज मेडल के हकदार करार पाए हैं। इसी हवाले से हमने उन्हें मधु किया अपने शो में, उनसे मजीद बात करेंगे। शहीर हमारे साथ मौजूद हैं। शहीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि मैच रेसलिंग है क्या, कैसे खेली जाती है और इसका दौरानिया कितना है? मैच रेसलिंग ये दरमियान में एक बोर्ड होता है और ये बेस्ट फ्री होता है। मैच बोर्ड में अगर आप राइट जो है बहुत सारी तकनीक होती है और बहुत मेहनत का काम है। ठीक है, तो इस खेल का आपको कैसे ख्याल आया और आप कब से खेल रहे हैं ये? मुझे ये साल हो गया, वैसे तो ट्रेनिंग करते ही ठीक है, और डेली कितना वक्त देना पड़ता है फिर आपको इसकी ट्रेनिंग के लिए? मैं पहले सुबह स्कूल भी जाता था और ठीक है, और साथ ही साथ आप स्टडीज भी कर रहे हैं या फिर अब सिर्फ स्पोर्ट्स में ही अपने आप को बिजी रखा हुआ है? मैं साथ स्टडी भी कर रहा हूँ और ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन है आपकी इंस्पिरेशन, या इस गेम में अगर हम ये जानना चाहें कि आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन से हैं, आपको ये इंस्पिरेशन किस तरह से मिली, इस गेम के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अगर हम आप हमारे साथ शेयर करें। ये मुझे भी मेरे कोच को लेके ही बहुत शौक है। में बाहर गए और बहुत ज़्यादा मेडल जीते पैदा हुआ और मैंने भी फिर ट्रेनिंग की और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाकर मेडल भी लिया। जी ठीक है, और जिस तरह से हिंदुस्तान के प्लेयर से आपका मैच हुआ, मंगोलिया के प्लेयर से आपका मैच हुआ, वो एक्सपीरियंस किस तरह से रहा? क्योंकि जो भी हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उन पर एक प्रेशर जरूर रहता है जब भी इंडिया के साथ कोई टाकरा हो। प्रेशर तो फिर जारी बात है, हर गेम में प्रेशर होता है। और इंडिया से जब मेरा मुकाबला आया तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को ठीक है, और कितनी मुश्किल है इसकी प्रैक्टिस करना, और मजीद इसके लिए डाइट फिर किस तरह की लेनी पड़ती है, क्योंकि बड़ा जोर वाला मुकाबला है ये? इसमें तो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा चाहिए, इसमें डाइट भी अपनी बहुत अच्छी है, डाइट में तो सबसे ज्यादा अच्छी है और इसमें ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। ठीक है, और आप इसकी ट्रेनिंग कहाँ से ले रहे हैं? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मौजूद है जहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस करते हैं, या जो लोग मैच रेसलिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए कौन से प्लेटफॉर्म मौजूद हैं? यहाँ पे चांदी किले में गुजरावाला में चांदा किला, वहाँ पे ठीक है, और शहीद ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट आप लोगों को मिलती है? की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं हुई, इसलिए तो बहुत मसाइल पैदा हुए। कोई
ठीक है, तो मैस रेसलिंग का आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मास रेसलिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। मैं इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत शुक्रिया शहीर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जिस तरह से आपने इंडियन और मंगोलिया के प्लेयर्स को भी हराया है। और आई थिंक अब हुकूमत को भी चाहिए कि क्रिकेट के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि बाकी जो स्पोर्ट्समैन हैं वो हमें शिकवाई करते दिखाई देते हैं कि सारा जो पैसा है, सारे जो स्पॉन्सर्स हैं, सारी जो तवज्जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर है, जहाँ से हमें खातिर खा रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल सतह पर जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो शायद इन प्लेयर्स के लिए भी अब हुकूमत को चाहिए कि इनको भी स्पॉन्सर किया जाए, इनका भी ख्याल रखा जाए और तमाम स्पोर्ट्स को इक्वली ट्रीट करने की भी जरूरत है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, सावन का महीना शुरू हो चुका है और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी यही सुना है कि सावन में सूखी लकड़ी भी अगर ज़मीन में लगा दी जाए तो वो भी सरसब्ज हो जाती है। यानी सावन का महीना पौधे और दरख्त लगाने के लिए बड़ा ही मौजू तरीन वक्त समझा जाता है। लिहाजा दरख्त लगाने की तैयारी हमें भी शुरू कर देनी चाहिए ताकि जो दर्जा हरारत पाकिस्तान में बढ़ चुका है उस पर भी काबू पाया जा सके। वैसे भी फूल पौधे किसे अच्छे नहीं लगते हैं। हर ही शख्स ये चाहता है कि जब भी वो घर में दाखिल हो तो हरियाली उसका इस्तकबाल करे, जिसे देखकर आंखों को ठंडक और रूह को ताजगी का एहसास भी होता है, जो कि अब हम सिर्फ बागात में ही देखते हैं, अपने घरों में नहीं देख रहे हैं। और ये एहसास उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब गर्मियों में हम ये देखते हैं कि सब्ज पौधे हमारे घरों को ठंडा रखते हैं और एसी के भारी बिलों से भी हमें निजात का जरिया बन सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि कैसे पता चलाया जा सके कि घरों को ठंडा रखने वाले पौधे आखिर हैं कौन से, क्योंकि बिलाशुबा पौधे घरों को खुशनुमा तो बनाते हैं, लेकिन इनमें कई पौधे ऐसे भी हैं जो लोगों को सेहतमंद रखने के साथ साथ घरों को गर्मी से भी बचाते हैं। दरख्त और पौधे अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से ज़िंदगी के लिए एक अहम नेमत हैं। अक्सर लोगों को हरे भरे पौधों से घर की सजावट करना अच्छा लगता है, लेकिन अपने घरों में पौधे लगाने से कबल हमें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि हरियाली फ़ायदेमंद होती है, लेकिन कुछ पौधे अगर ऐसे इंसानी सेहत के लिए भी हैं जो कि नुकसानदेह हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। और आज हम आपको कुछ ऐसे ख़ास पौधों के बारे में भी बताएंगे जो कि आपके घर को खूबसूरत और सेहत बख्श बनाने के साथ साथ गर्मी से भी बचाने में मुआविन होंगे। इसीलिए हमने दावत दी है, गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं जावेद इकबाल साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी जो पाकिस्तान में टेम्परेचर जिस तरह से राइज हो चुका है और हर साल अब हम देख रहे हैं कि गर्मी का एक जो जोर है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हर किसी को हम ये कहते हुए सुन रहे हैं कि हमें पौधे लगाने की तरफ आना चाहिए, दरख्त लगाने की तरफ आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इसकी अहमियत पर आप बीइंग एन एक्सपर्ट अपनी राय दें। देखें, दुनिया में जो स्टैंडर्ड है ना ग्रीन कवर का किसी भी कंट्री के लिए वो मिनिमम 33% है। ठीक है। और अनलकीली हमारा 4 to 5% है ओनली पाकिस्तान का। तो इसको इंक्रीज करने के लिए पौधों के अलावा कोई और अच्छी चीज़ है नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं कि पौधे हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं। सबसे पहली चीज़ ऑक्सीजन है। बिल्कुल। अगर हम दुनिया में इंसान ज़रूरी हैं तो हमारे लिए पौधे भी उतने ही ज़रूरी हैं। एक इंसान को सांस लेने के लिए 2 बड़े दरख्त ज़रूरी है। और अगर मैंने या आपने 2 दरख्त नहीं लगाए तो हम जो ऑक्सीजन है वो चोरी करके यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है अपने हिस्से की ऑक्सीजन हम ज़रूर लगाएं। 2 बड़े दरख्त हों या 20, 25, 30 पौधे हों जो आप घर में अंदर रख सकते हैं। ठीक है। अब ये पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, हमें फ्रूट भी देते हैं, हमें वेजिटेबल्स के अगर पौधे हैं तो हमें आंखों को एक सूदनेस भी देते हैं। आंखों को सूदनेस देते हैं। आप देखें, आपका ऑफिस है, ऑफिस में अगर आप एक ग्रीन प्लांट रख लें तो आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी आउटपुट बेहतर हो जाती है। तो आपको ये बहुत मतलब सूदिंग है आपकी सेहत के लिए, आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपकी अपनी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। तो ये अभी आपने बताया कि मॉनसून का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो इट्स अ ब्लेसिंग। अभी से पौधों की लगाने की हमें तैयारी करनी है। ठीक है। तैयारी इस तरह करनी है कि हम पौधों की सिलेक्शन करें। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम बेसिकली। हमें 15 अगस्त से ऑनवर्ड शजरकारी की जो है वो भी स्टार्ट होती है, हम देखते हैं। जो आप देखते हैं जी, एक फरवरी मार्च और एक अगस्त सितंबर। ठीक है। ये 2 मौसम पाकिस्तान में होते हैं। बेसिकली इस वक्त टेम्परेचर वो मॉडरेट होता है। अब इस वक्त कभी आप देखें कि 40 क्रॉस कर जाता है, कभी नीचे आ जाता है, तो अभी फ्लक्चुएटिंग है। इवन जब 38 भी है तो उस पर जो ऐप हम इस्तेमाल करते हैं मौसम को देखने के लिए, उस पर भी ये आ रहा था कि फील्स लाइक 45। यस, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है। ऐसे ही है। तो जो फील लाइक है वो हमारे लिए भी है, प्लांट्स के लिए भी है। तो हमें जब इसको थोड़ा ये स्टेबल हो जाता है, और ये एक्सपेक्टेड ये है फोरकास्ट के मुताबिक कि 15 अगस्त से ऑनवर्ड जी सितंबर का पूरा महीना
ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त हमें सजेस्ट किस तरह से देख रहे हैं आप? अब वो ट्रेंड उस तरह से नहीं रहा, लोगों की मसरूफियत इतनी है कि वो फिर कहते हैं हम प्लांट्स को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि पौधों को भी वक्त की जरूरत है, आपने उनकी नशोनुमा का ख्याल रखना है, उन्हें पानी भी देना है, उनकी साफ सफाई भी है। किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है? अच्छा, अब ट्रेंड बन रहा है। मैं चूंकि सोशली कनेक्टेड हूँ प्लांट्स के हवाले से, तो आज से 3 साल 4 साल पहले जो ट्रेंड था कि जी लोग बहुत ज़्यादा इसको अटेंशन नहीं देते थे, अब लोग वापस आ रहे हैं और स्पेशली किचन गार्डनिंग की तरफ आ रहे हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोगों को अवेयरनेस हो गई है, सब्जियां उगती गंदे पानी में हैं, उसके ऊपर केमिकल स्प्रे होता है, जहर स्प्रे होता है, प्लस ये है कि हाइजीनिकली वो हमारी प्लेट तक नहीं पहुंचती फार्म से लेकर। तो ये सारी अवेयरनेस के बाद अब लोग बहुत ज़्यादा, मैं बात करूंगा लाहौर की, लाहौर में अब मैंने अपनी सुपरविजन में मोर देन 200 रूफ टॉप्स जो मैंने तैयार करवाई हैं, डिज़ाइन करके दी हैं और इजी टू ग्रो हैं। पहले एक प्रॉब्लम होती थी कि बड़े बड़े हैवी गमले कैसे लेकर आए छतों के ऊपर, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालें, फिर उसका वेट का इशू होता है कि आपकी जो छत है या टेरेस है वो वेट बेरिंग है कि नहीं। अब इसके ऑल्टरनेट बहुत सारे आ गए हैं, ग्रोइंग बैग्स हैं जिसका वेट ना होने के बराबर होता है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ मिट्टी डालनी है, उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करके रख लेते हैं। आप घर में सब्जियां ग्रो करें, देखें पौधा सब्जी का हो, ऑर्नामेंटल हो, फूल का हो, उसने आपको ऑक्सीजन भी देनी है, ग्रीनरी भी देनी है, प्लस आपको थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो फिर स्पेसिफिकली अगर आप हमें गाइड कर दें कि कौन से ऐसे 5 पौधे हैं जो हम अपने घर में रख लें, टेरेस में रख लें, गैराज में रख लें, जो कि आपके घर के टेम्परेचर को भी बेहतर कर सकते हैं? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमने जो प्लांट्स रखने हैं ना, बेहतर है कि आप किचन गार्डनिंग की तरफ आएं। ठीक है, आसान है। अब देखें धनिया, पुदीना, पालक, ये बहुत इजी टू ग्रो है। आज अगर हम धनिया लगाते हैं तो 30 दिन बाद हम उसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं। सेम गोज टू पालक, मेथी, मेथरे, ये सारी चीज़ें। अब मूली है, उसको लगाएं तो आपको 2 से 3 महीने में आपको वो आप घर की खा सकते हैं। ठीक है, तो पौधे आपको ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, आपको वो वाली जो फील आप लेना चाह रहे हैं पौधों को रख के, ठीक है, उससे आपका इंटरेस्ट कनेक्टेड होगा, तो आप उसकी केयर भी करेंगे और फिर वो आपको रिवार्ड भी देंगे सेहत की सूरत में, हर चीज़ की सूरत में। तो बेहतर है कि आप किचन गार्डनिंग की तरफ आए। आपके घर पे रूफटॉप अवेलेबल है, आपको टेरेस अवेलेबल है, बालकनी अवेलेबल है। अब वहाँ पर इजीली लेट्स से के लोगों का ये होता है, हमारे यहाँ जिस तरह अभी कंक्रीट के जंगल बन गए, लेकिन छतें तो अवेलेबल हैं, चले छतों पर सोलर लग गए, थोड़ी बहुत स्पेस आप निकाल सकते हैं, एटलीस्ट कुछ कंट्रीब्यूट करें। अगर हर घर में धनिया उगाना लग जाए, अब देखिए एक गट्ठी जो आजकल धनिया की है 100 रुपए की मिलती है। अब एक 100 रुपए का एक सीड का पैक है, आप एक लगा लें, आप अगले 3-4 महीने आप धनिया को एक बार काटते हैं, दूसरी बार काटते हैं, 3-4 बार उसको काट के उसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो उसी 100 रुपए का बीज अगर आप लगा लें तो आप कितने, और फिर फ्रेश भी है, केमिकल से भी पाक है, गंदा पानी भी उसको नहीं मिल रहा, जो कि हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से फिर बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। और स्पेशली वो सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं, जो एक्सपोज्ड हैं, हमें नहीं पता होता कितने दिन पहले इसके ऊपर स्प्रे हुआ था, अगर हुआ है हम उसको ट्रांसपोर्ट में किस तरह से कैरी किया, कितना वॉश कर लेंगे। आप सब्जी मंडियों में जाके देखें तो वो नीचे ढेर लगे होते हैं, हाइजीनिकली हमारे घर तक नहीं पहुंचता। तो आप साफ सुथरे अपने हाथ से लगा के खाते हैं। और फिर एक बड़ा फायदा यह है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये जो कहते हैं जी स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रेस है, पॉलिटिकल स्ट्रेस है, बहुत सारे हैं, लेकिन आप थोड़ी बहुत ये एक्टिविटी घर में रखें, खुद भी करें, अपने बच्चों को कनेक्ट करें। ये जो हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है बच्चों का, आप बच्चे को एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, मैं रिक्वेस्ट करूँ, आप बच्चे को बीज दें, उसे कहें बेटा ये मिट्टी में डालें, उसके बाद आप देखें वो मिट्टी के साथ कैसे कनेक्ट होता है। हो सकता है वो अगले दिन आके बीज खोद के देखे कि उग रहा है कि नहीं उग रहा, और जब वो उगेगा और वो बड़ा होगा वो उसको खाएगा भी। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते, जो कहते हैं जी हम फास्ट फूड खाते हैं, आप उनके अपने हाथ से वेजिटेबल्स ग्रो करवाएं, वो अपनी ग्रो की भी जरूर खाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एक पौधा आपने हमारे डेस्क पर रखा है, इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। ये इसको आप स्पेसिफिकली लाए हैं तो कोई रीजन होगी? जी, इसको अफ्रीकन होस्टा कहते हैं। आप ये देखिए छोटा सा पौधा है, और अगर ये नहीं है तो एनवायरनमेंट और है, अगर हम रख देते हैं तो आप अपने ऑफिस की टेबल चेंज हो जाती है, ऑफिस की टेबल पर बजाय इसके कि हम प्लास्टिक के पॉट्स रखें, अच्छा लगता है ग्रीनरी, लेकिन हम सिर्फ ये समझते हैं कि हम केयर नहीं कर सकते। जब आप उसको रख लेंगे ना तो आप उसकी केयर करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसी तरफ आने लगा था कि एक तो घरों की सजावट के लिए कौन से पौधे होने चाहिए, जो लोग नहीं जाना चाह रहे गार्डनिंग की तरफ, सिर्फ वो सजावट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि एक माहौल जरा बेहतर लगे, और ऑफिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछना चाहूँ कि अपने ऑफिस में हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? 3 पौधे में आपको इजी टू ग्रो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो आपकी मेंटेनेंस मांगते ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला मनी प्लांट, सब जानते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, पानी की बोतल में भी वो चल जाता है, मिट्टी में भी चल जाता है। तो मनी प्लांट का पौधा बेस्ट इंडोर प्लांट है। ठीक है, और इसके बारे में एक मिथ है कि चोरी करके मनी प्लांट लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा चलता है।
जो कि मिथ है, हकीकत इसमें नहीं है, ये मिथ है। अच्छा, दूसरा पौधा है जिसको आपने सुना होगा स्नेक प्लांट। हाँ जी, ठीक है। उसको आप बस लगा दें और वो खुद चलता रहता है, ठीक है। उसके बारे में कहते हैं कि ये एयर प्योरीफायर है, ठीक है। एयर प्योरीफायर क्या कैसे है कि हमारी जो एयर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो उसको खाता है, वही उसकी खुराक है, तो वो प्योरीफाई करता है। वो प्योरीफाई कर रहा है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि घरों में हमने वो प्योरीफायर किसी कंपनीज के लाने शुरू कर दिए, तो मेरा ख्याल है प्लांट से हमें वो प्लांट से अच्छा प्योरीफायर है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अच्छा, तीसरा पौधा है सिंगोनियम का, ठीक है। ये मैं तीनों पौधे वो बता रहा हूँ जो पूरा साल ग्रीन रहते हैं, जिनकी पतझड़ नहीं होती, जिनके पत्ते गिरते नहीं है और बिल्कुल केयर फ्री हैं। ये 3 पौधे हैं, अगर आप इनमें से कोई भी, और ये आपको 50 रुपए से लेके 150 रुपए तक का पौधा मिल जाता है साइज के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी थोड़ी सी प्लांट्स की बात। अगर कोई अपने घर में दरख्त लगाना चाह रहा है, उसका क्या तरीके का? अच्छा, दरख्त हम लगाए ना तो हमें कंसिडर ये करना चाहिए कि हमने दरख्त उगा के क्या करना है। क्या हमें शेड चाहिए गाड़ी खड़ी करने के लिए, हमें फ्रूट चाहिए, हमें फूल चाहिए, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कोशिश करें कि नेटिव प्लांट्स लगाएं, नेटिव पौधे लगाएं। अगर आपको साया चाहिए, नीम से अच्छा, हमारे ये जो पंजाब है या हॉट क्लाइमेट्स है, नीम से अच्छा कोई पौधा नहीं है, ठीक है। आप देखें लीची का पौधा है, आपको फल भी देता है लेकिन उतना अच्छा साया भी आपको देता है, ठीक है। जो हमारे हॉट क्लाइमेट के एरियाज हैं वहां पर आप ये मैंगोस लगा लें, ठीक है। अमरूद यहाँ बहुत अच्छा चल जाता है, सिट्रस के सारे पौधे अच्छे चल जाते हैं। अपने घर में आप लेमन का पौधा लगाएं। और अगर दरख्तों में फूलों वाले आप लगाना चाहते हैं तो आजकल ये येलो कलर के फूल खिले हुए हैं अमलतास का, ठीक है। कासिया नडोसा बड़ा खूबसूरत दरख्त है, ठीक है। ये हमारे नेटिव प्लांट्स हैं, हमें इनको प्रमोट करना चाहिए, ये जल्दी इजी ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कितनी केयर करनी पड़ती है इन तमाम चीज़ों के लिए, कितना को वक्त देना पड़ता है? आपकी मर्जी, अगर आप स्ट्रेस रिलीव करना चाहें तो ज्यादा वक्त दे दें, अदरवाइज नेचर ने उगाना है उसको, ठीक है। और कोई ऐसे प्लांट स्पेसिफिकली जो आप बता सकें, क्योंकि आजकल गर्मी जितनी ज्यादा है, जितने ज्यादा लोगों को बिजली के बिल आ रहे हैं, तो वो बेस हल की तरफ भी देख रहे हैं कि अगर कोई प्लांट्स ऐसे लगाए जाएं जिससे घर का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए। सारे पौधे दे कंट्रीब्यूट के आपकी जो क्लाइमेट है, जो आपकी हीट है, उसको कम करते हैं, क्योंकि ग्रीन है, उनका काम ही यही है, उन्होंने ठंडा करना है। और अक्सर हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम ऐसा पौधा लगाएं जो जल्दी ग्रो कर जाए। मोरिंगा जिसको समझना कहते हैं, ठीक है। 1 साल में ये 12 से 14 फुट बढ़ जाता है, अच्छा, वेरी इजी टू ग्रो है, ठीक है। और मोरिंगा के फायदे भी बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों से हट के अगर इसकी ग्रोथ को देखें तो फटाफट उग जाता है, आपकी वो ख्वाहिश पूरी होती है। नीम का दरख्त लगाएं, अमरूद का पौधा आप लगाएं, आपको फल भी देगा। बाकी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ, अभी नॉर्थ से लेके तो हमारे कराची तक, तो वो थोड़ा सा वेरी करते हैं, लेकिन नेटिव प्लांट्स कोशिश करें कि वो आप लगाएं, ठीक है। और कितना कोई महंगा शौक है या कितना सस्ता शौक है? बहुत सस्ता शौक है, बहुत सस्ता शौक एज कम्पेयर टू अदर शौक जितने भी हमने पाले हुए हैं। एक मोबाइल फोन आपने लेना है ना, उसकी बजाय आप 10,000 पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया गार्डनिंग एक्सपर्ट जावेद इकबाल साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और अब एक हैरानकुन खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हमें मौसूल हो रही है। और उसके मुताबिक अब ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे विलास बनाए जा रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में, समंदर में महलनुमा घर तामीर किए जा रहे हैं। ये पुरआसाइश घर फरोख्त और किराए दोनों के लिए ही दस्तयाब होंगे। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की इस रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में अब तैरने वाले विलास सयाहों को खलीज अरब की सैर कराएंगे। तो वाकई ये सब कारनामा जो है ये दुबई ही कर सकता है। 2 बेडरूम वाला जो ये विला होगा वो पाकिस्तानी 2 अरब रुपए का है और 4 बेडरूम वाला विला 3 अरब पाकिस्तानी रुपए से जायद में खरीदे जा सकेंगे। इन तैरते विलास की तामीर हाउस बोट से मुशाबे है और इस मंसूबे के लिए 48 आबी जहाज़ों को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। ये विलास मुकम्मल तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में तैयार किए जाएंगे। 48 विलास में से 8 इस वक्त तकमील के आखिरी मराहिल में मौजूद हैं, जिसके मनाजिर, जिसकी तस्वीर आप न्यू की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, जो कि दुबई पाम मरीना में नंगरअंदाज हैं। मारूफ तामीराती कंपनी है क्लैंडेंटिस ग्रुप ने इस तरह के पुरआसाइश 42 विलास तैयार करने का ऐलान किया था, जिसमें से 4 तकमील के आखिरी मराहिल में मौजूद हैं। और ये तैरते विलास 3 मंजिला होंगे, जिनमें से पहली मंजिल मास्टर बेडरूम पानी के नीचे और 2 पानी के ऊपर होंगे। और ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात से मुज़य्यन इन घरों को एक कश्ती की तरह आसानी के साथ समंदर में कहीं भी ले जाया जा सकेगा। मनाजिर भी इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर के जो टूरिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस अगर किसी जगह को समझते हैं तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। और सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात में ही हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं पूरी ही दुनिया से।
और दुबई का जो अगर हम कहें कि अब एक प्रॉपर उन्होंने इसको एज अ बिजनेस ले लिया हुआ है, तो उसको प्रॉपर टूरिज्म की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और सबसे ज़्यादा जो तरक्की है, सबसे ज़्यादा जो इनोवेशन है, सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ जो हैं वो हम देखते हैं कि वो दुबई में ही मौजूद होती हैं, जो कि टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सबसे ऊँची दुनिया की इमारत भी दुबई में ही मौजूद है। और अब एक और कारनामा, एक और शाहकार दुबई की तरफ से तैयार किया जा रहा है उन टूरिस्ट के लिए जो दुबई को विजिट करना चाहते हैं। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने फवाद चौधरी से रब्ता किया है और गुजारिश ये की गई है कि जो तनकीद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कर रहे हैं वो भी मजीद ना करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत और फवाद चौधरी का रब्ता हुआ है, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है, बातचीत भी की गई है। PTI की सीनियर क़यादत यही कहती दिखाई दे रही है कि जल्द ही बानी PTI रिहा होंगे और हम उन्हें अवामी मैंडेट एक बार फिर से दिलाएंगे। इसी तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है सीनियर तज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फवाद चौधरी की तनकीद को आप किस तरह से देख रहे हैं और आपको लगता है PTI की सीनियर क़यादत ने जो उनसे दरख्वास्त की है वो उसको मानेंगे और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बयानात वो दे रहे हैं वो उस पर बात नहीं करेंगे? पहली बात यह है कि अगर इतना आसान हल था कप्तान की रिहाई के लिए, वो तो इनको बहुत पहले चला जाना चाहिए था और जाकर फवाद चौधरी के पांव पकड़ लेने चाहिए थे कि हुजूर आइए और आप हमारे लीडर को छुड़वाइए। एक तो ये है कि वो मशवरे दे सकते हैं, कोई बात भी कर सकते हैं शायद, लेकिन वो रिहाई ना उनके हाथ में है और ना वो रिहाई दिलवा सकते हैं। ये बिल्कुल एक अंडरस्टूड सी बात है कि ऐसा हमें मुमकिन नहीं लग रहा है। और दूसरा ये है कि जो ज़्यादा बाखबर लोग हैं वो ज़्यादा खबरें दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये रिहाई 1 साल से भी ज़्यादा तक अपना इंतज़ार किया जा सकता है इस रिहाई का। तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। दूसरी बात ये है कि फवाद चौधरी की अपनी मर्जी है, वो अपना स्पेस चाह रहे हैं कि उनको स्पेस मिले, सांस लेने का मौका मिले और उन्हें अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का और अपनी ज़ात को दोबारा इस्टेब्लिश करने का मौका मिले। लोगों के जहनों में अभी तक आखिरी जो उनका नक्शा है, जो आखिरी उनका जो तस्वीर सामने है वो ये है कि गाड़ी से उतरते हुए और भागते हुए, तेजी से भागते हुए वो कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लोगों के जहनों में अभी तक यही नक्शा है, कोई नया नक्शा नहीं बना है। या एक और ऐसा मौका है कि IPP को बनाया जा रहा है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक बंदा सर झुकाए हुए एहसास नदामत या एहसास शर्मिंदगी या बल्कि शर्म को जरा उससे गुरेज करते हुए बैठे हुए नजर आते हैं और फिर उसके बाद वो गायब होते हैं। तो ये सूरत लोगों के ज़हनों में 1-2 तस्वीरें हैं, वो चाहते हैं कि इन तस्वीरों के अलावा नई तस्वीरें सामने आएँ, तो इसलिए वो मीडिया पर भी हैं और मीडिया पर अपनी बात भी कर रहे हैं। ठीक है, तो लगारी साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र भी साहब शामिल हैं, तमाम लोग यही कह रहे हैं बानी PTI जल्दी रिहा होंगे, वो बाहर आएंगे, उनको अवामी मैंडेट एक दफ़ा फिर से दिलवाएंगे। किस तरह से ये मुमकिन होगा? वो मेरे ख्याल में वो ये समझ रहे हैं कि ये उनको कोई फॉरेन एड आ जाएगी, उनकी मदद के लिए कोई सुपर पावर जो है वो इन्वॉल्व करेगी, कांग्रेस की जो करारदाद है उसको परसू करेगी अमरीकी हुकूमत, और फिर वो जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तोड़ फोड़ के रख देगी और पाकिस्तान की रियासत के कान मरोड़ेगी जोर से, और फिर जोर से कान मरोड़ने से पाकिस्तान की रियासत के आंसू निकल आएंगे और आंसू निकलने के साथ ही वो खान साहब को रिहा कर देगी और इक़्तिदार जो है वो खान साहब के हवाले कर देगी। उनको यही नजर आ रहा है। ठीक है, और जिस तरह से फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अभी जो मौजूदा पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके तहत तो बानी PTI की रिहाई उन्हें नहीं दिखाई दे रही है। वो तो क्लियर ये कह रहे हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं होंगे तब तक बानी PTI रिहा नहीं हो सकते हैं। नहीं, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि क्या इन्होंने ये तवक्को बांध रखी है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या अमरीकी कांग्रेस की करारदाद पर क्या वहाँ से जो है वो कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन या इसकी US एडमिनिस्ट्रेशन जो है या UN स्टेट डिपार्टमेंट जो है या वाइट हाउस जो है या ताकत का कोई और मरकज पेंटागन आएगा और हमारी गोशमाली करेगा और हमारे कान पकड़ कर मरोड़ेगा कि जनाब आप हमारे खान साहब को रिहा करें, वो हमें बहुत प्यारे हैं, हमारे महबूब हैं, हमें जो है वो रजीम चेंज का ताना देते थे
और हमें जो है वो कहते थे कि जनाब हमको गुलाम थोड़ी हैं, वो फिर एब्सोल्युटली नाट के गाने लिखवाते थे। तो अब छोड़ दें उनको, अब रिहा कर दें। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने अपना जो इंटेंशन है वो शो कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ऐसा नहीं है कि गुलाम बनकर बैठी हुई है, जो आर्डर आएगा उसको मान लेगी। बहुत से मामला तो पाकिस्तान और अमेरिका का कहना नहीं भी माना है। और मेरी इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि इमरान खान साहब जो है जेल में ही रहें, ये मेरी जाती खुशी नहीं है, लेकिन उन्हें आप ये किया गया है तो वो सुपर ह्यूमन और सुपर हीरो हैं, और सुपर हीरो को तो जेल में भी रहना चाहिए। वो तो कहते हैं मुझे मच जेल भेजते हैं, तो भेज दें मच जेल, और मच जेल भी देख लेंगे। मच जेल में तो आखिर खैरबा मरी रहे हैं, मीर गौबा बिदंजो रहे हैं, अताउल्लाह मेंगल रहे हैं, अब्दुल समद खान चकजई रहे हैं, बड़े बड़े लोग रहे हैं, ये भी रहेंगे, तो कौन सी ऐसी बात है। इनका अपना मियाँ वाली जेल जो बहुत अच्छी है, साहिवाल जेल बहुत अच्छी है। अभी तो इस अडियाला में बैठे हैं, अडियाला में बड़े मजे हैं भाई। इनको जो कुछ अडियाला में फैसिलिटीज हासिल हैं, ये एक दिन भी मत जेल नहीं गुजारेंगे। मियाँ वाली जेल में एक दिन भी नहीं रहेंगे, साहिवाल जेल में एक दिन भी नहीं रहेंगे। इनको मुझे मालूम है इनका। तो ये बहरहाल आकर खानी उस वक्त तक है जब तक इनको पता है, और ये इनका अपना कार्ड नहीं है, ये महबूब नजर उधर ही हैं जहाँ से इनको सपोर्ट फराहम हो रही है। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जब से हमने देखा कि बजट आया उसके बाद से महंगाई का एक तूफान है जो कि सिस्टम में दाखिल हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई, बिजली के नर्क बढ़ा दिए गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं रोज़मर्रा इस्तेमाल की जिसमें दूध भी शामिल है, चीनी भी शामिल है, नमक भी शामिल है, आटा भी शामिल है, उन पर तरह तरह के टैक्सेस लगाकर प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। हुकूमती कारकर्दगी को आप किस तरह से देख रहे हैं? बार बार सिर्फ ये कह दिया जाता है कि IMF की वजह से हमें तमाम इकदाम लेने पड़े हैं, अवाम का क्या कसूर है? ये हुकूमत तो टोटल फेल हो गई है, और इस हुकूमत ने अवाम की जिंदगी को एक अजाब और एक जहन्नुम में बदल कर रख दिया है। इस हुकूमत की कोई विजन नहीं है, कोई इनका कोई सामने इनके कोई एजेंडा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। शुतुर बेमहार की तरह जा रहे हैं। शुतुर बेमहार वो ऊँट होता है जिसकी मुहार किसी के हाथ में नहीं होती है, जिस तरफ चाहे जा रहा होता है। ये हुकूमत इस तरफ जा रही है, अपने आप को मराद दे रही है। अभी कितने दिन हुए बजट को मंजूर हुए? बजट को मंजूर हुआ चौथा 5वां दिन है। आपको पता है कि लाहौर में ऐसे बंगलों की महलात की तामीर शुरू कर दी गई है जो ब्यूरोक्रेसी के लिए 20 ग्रेड के, 21 ग्रेड के, 22 ग्रेड के अफसरों के लिए बनाए जा रहे हैं। अरबों रुपए के खर्चे से लोग नाने शबीना के मोहताज हैं, और ये बंगले बना रहे हैं, महलात बना रहे हैं अफसरों के लिए और ब्यूरोक्रेसी के लिए। ये तो इस हाल में ये वो है, अपने बजट इन्होंने बढ़ा दिए, अपने मराद इन्होंने बढ़ा दिए हैं, तनख्वाहें जो अपनी कहीं से कहीं ले गए, अपनी मराद का ऐसा बढ़ा दिया है। अच्छा, अब ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि जब टिकट लैप्स हो जाते थे तो नहीं मिला करते थे। अब अगर इनके जो टिकट हैं फर्स्ट क्लास के जो इनके सफर हैं, अगर ये टिकट लैप्स हो जाएंगे तो अगले साल में चले जाएंगे। अगर इन्होंने 4 टिकट नहीं लिए हैं, नहीं ले पाए हैं, तो ये अगले साल ले लेंगे, उससे अगले साल ले लेंगे। इनको तो मरात ही मरात हैं। ये तो मुल्क को दोनों हाथों से लूट रही है ये हुकूमत, और इनको सिर्फ लूटने के अलावा और काम ही नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये भी काफ़ी बार देखा। ठीक है लगारी साहब, इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। अभी हमें बराह रास्त जाने के लिए कहा जा रहा है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के हवाले से इस वक्त एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसके मनाजिर आप देख रहे हैं। निशान हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। सवाबी के मनाजिर हैं। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, निशान हैदर के हवाले से तकरीब का खुसूसी एहतमाम किया गया है। या अल्लाह, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की शहादत को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। अफवाज पाकिस्तान के तमाम शुहदा के दराजात को बुलंद फरमा कर उन्हें जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमा। जो वादे और बशारतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा के हक़ में इरशाद फरमाई हैं, या अल्लाह उन सब से इन्हें मुस्तफ़ीज़ फरमा। या अल्लाह, हमारे शुहदा की शहादतों के बदौलत मुल्क पाकिस्तान के अंदर अमन और सुकून कायम फरमा। आमीन।
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 25वीं बरसी सवाबी के मनाजिर थे, जहां उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, उनके बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। सवाबी से मनाजिर थे जहां कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 25वीं बरसी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 25वीं बरसी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। उनके मज़ार पर इस वक्त फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है और उनके बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। यहाँ पर सवाबी से मनाजिर आपको दिखा रहे हैं बराह रास्त, जहाँ कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है और IGFC नॉर्थ जो हैं वो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। सवाबी से बराह रास्त मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की 25वीं बरसी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। खुसूसी दुआ उनके लिए की गई है, उनके बुलंद दर्जात के लिए। IGFC नॉर्थ इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं और एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। लगारी साहब, हमने देखा कि इलेक्शन से पहले तीनों जमातें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, ये अपने जलसों में बड़े पुरजोश खिताबात करते हुए हमें दिखाई दिए कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे, 300 यूनिट हम फ्री देंगे। इन तमाम तीनों पार्टियां इकट्ठी हैं, इत्तेहादी बन चुके हैं, हुकूमत भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मरीम नवाज की एक स्पीच है जो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है, जिसमें वो ये कह रही है कि जब आप बिजली का बिल जमा कराने जाएंगे तो आपको वहां पर यह बताया जाएगा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से आपका बिजली का बिल अदा कर दिया गया है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों को बिल आ रहे हैं, लाखों की अमाउंट्स में बिल आ रहे हैं, अब ये पंजाब हुकूमत आखिर कर क्या रही है? पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत ने एक ही काम किया है कि गरीब तरीन जो कंज्यूमर है बिजली का, उसके बिल में 15 रुपए फी यूनिट के हिसाब से इजाफा कर दिया। ये इन्होंने कमाल किया है। जो बिजली के बिल पे कर रहे थे साबका हुकूमत में या किसी और जमाने में, उससे कई गुना ज्यादा उनके बिल जो है बढ़ा दिए गए हैं। ये कारनामा किया इन्होंने, और इन्होंने अपने अखराजात कट नहीं किए। इन्होंने जहाँ जहाँ पर IMF ने इनको फरमाइश की थी कि जनाब यहाँ पर आप जो है टैक्सेशन करें, उस तरफ नहीं की है। माफियाज को टैक्सेशन नहीं की गई है। जो स्मगलर हैं उनके ऊपर कोई पूछगछ नहीं है। जो मुल्क के वसाइल को लूट रहे हैं उनके ऊपर कोई पूछगछ नहीं है। एक आम आदमी है जिसकी गर्दन बहुत पतली है, उसके बच्चे के दूध का आखिरी कतरा छीन लेना चाहते हैं ये हुक्मरान, और छीन रहे हैं, और उसको बच्चे को दूध से महरूम कर रहे हैं। एक गरीब आदमी को जो अब एक वक्त की खाना खाने लगा था वो भी उससे छीन रहे हैं, और गरीबों के मुंह से निवाले छीन रहे हैं। इन्होंने ज़राअत का सेक्टर पूरा बर्बाद करके रख दिया है। इस दफा बम्पर प्राइस हुई। पाकिस्तान को बहुत आगे जाना चाहिए था, आगे जा सकता था, लेकिन इन्होंने तो ऐन उस मौके पर इम्पोर्ट कर ली गंदम। जब गंदम एक्सपोर्ट करने का जमाना आया, इन्होंने इम्पोर्ट करके पाकिस्तान को मजीद कर्जों के बोझ तले डाल दिया है। और ये हुक्मरानों की कारकर्दगी है। वो जाहिर है मरीम बीबी अपनी सलाहियत के मुताबिक काम कर रही हैं और बाकी लोग अपनी सलाहियत के मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सलाहियत का नुक्ताए जो अरूज है वो ये है कि आम आदमी की खाद उतार कर उसके हाथ में थमा दी जाए और कहा जाए कि तुम कब्र का रास्ता लो और कोई रास्ता। लेकिन लगारी साहब, जब इनकी गुफ्तगू हम सुनते हैं मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, इनके वज़रा की, इनके मुशीरों की जब हम गुफ्तगू सुनते हैं तो वो तो कहते हैं कि उन्होंने पता नहीं अवाम को आखिर रिलीफ ही कितना दे दिया है। बिजली की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं, जिसके बाद मार्केट में महंगाई का एक तूफान है, गैस की कीमतें अभी बढ़ाने जा रहे हैं, और मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को हम देख रहे हैं कि लाखों रुपया दिया जा रहा है, जो इनकी ये शर्मनाक तशहीर करते भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत बड़ा अच्छा काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि अखबारात, अब तो अखबारात का जमाना नहीं रहा है। मैं रहा हूँ प्रिंट मीडिया का आदमी, मैंने प्रिंट मीडिया से ही शुरू किया है।
और मैं बहरहाल एक बड़े इदारे में ग्रुप एडिटर के पहुंचा हूँ मैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उन अखबारात को अब घरों में नहीं नजर आते हैं। वो उन अखबारात को इश्तिहारात दिए जा रहे हैं जिन अखबारात को कोई नहीं पढ़ रहा है, उन जगहों पर ये अपने इश्तिहारात खर्च कर रहे हैं जहाँ पर कोई नहीं। असल बात ये है कि इन्होंने सोसाइटी का इन्हतात किया, सोसाइटी को बर्बाद किया है, सोसाइटी की कुव्वत छीन ली है, सलब कर ली है और माफिया के झोले में पाकिस्तान को डाल दिया है। वो पिछले से हमें ये शिकायत थी, वो कहता था साथ में माफिया को बिठाकर कि हम क्या करें, माफिया कंट्रोल नहीं हो रही है, माफिया उनके साथ बैठी होती थी। इनके साथ माफिया ने कब्जा कर लिया, इनके साथ मिलकर ये मुल्क पर काबिज हो गए और माफिया कंट्रोल कर रही है मुल्क को, और कोई चीज नहीं है। जिस तरफ देखें माफिया का राज है, और माफिया की तारीफ फिर कभी करेंगे कि माफिया होती क्या है। ठीक है, अच्छा, इस हवाले से वफाकी वज़ीर सनअत और तिजारत भी हैं जाम कमाल साहब, उन्होंने भी एक इंकशाफ किया है कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जो वफाकी हुकूमत की जानिब से 20% प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि सिर्फ फ्रॉड हैं, जो कि सिर्फ कागजों में ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। ये जो उन्होंने कभी कभी इनको दौरा पड़ता है सच बोलने का पुरानों को, जी वो उसमें आ जाते हैं, लहर बह जाती है, उनको सुना होता है, ब्रीफिंग में उनको मालूम भी हो चुका होता है कि ऐसा हुआ है, तो फिर उसका ऐलान भी कर देते हैं बाद दफा। और जो प्रोग्राम प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं वो ये हैं, तख्तियां लगाई जा रही हैं, पहले से प्रोग्राम हुए पड़े हैं, सड़कें जो बनी हुई हैं 20 साल पहले, उन सड़कों पर तख्तियां लगाकर और उसका बजट बनवाकर, उसका सारा एलोकेशन करवाकर, और वो फंड सारे के सारे हड़प कर लिए जाते हैं। और फिर उसके बावजूद भी ये अरकान पार्लियामेंट के अलग अलग एलोकेशन हो रही हैं, सूबाई असम्बली के अरकान अलग, कौमी असम्बली के अरकान अलग, हुक्मरान जमात से वाबस्ता लोगों के घरों को भरा जा रहा है और आम आदमी की जिंदगी में जहर घोला जा रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हम देखने की जो महंगाई की एक लहर है वो सिस्टम में दाखिल हो चुकी है और लोगों के लिए अब गुजर बसर करना भी मुश्किल हो चुका है। जिस तरह से लगारी साहब ने कहा कि दूध का जो आखिरी कतरा है वो भी गरीब के बच्चे से इस वक्त हुकूमत हमें छीनती दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू पोर्ट्रे ये करवाया जा रहा है कि हुकूमत आवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ दे रही है और बहुत से ऐसे फलाही काम करी है जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन ऐसा कोई भी फ़ायदा आवाम को पहुँचता नहीं दिखाई दे रहा। बिजली के बिल्स हैं तो वो बढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं, और बहुत सी ऐसी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं जिस पर इस बजट में टैक्सेस लगा दिए गए हैं और उस तबके को रिलीफ दे दिया गया है जिसकी तरफ शायद हुक्मरान देखना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उन्हीं में लोग मौजूद हैं। बहरहाल ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। बरसात का मौसम बीमारियों के हवाले से इंतहाई खतरनाक समझा जाता है और हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी बढ़ जाता है। हब्स और गर्मी से इंसान का जीना भी दुश्वार हो जाता है और इस मौसम में डायरिया, हैज़ा, बदहज़मी, जोड़ों का दर्द, गर्मी दाने, खारिश, कील मुहासे और पाँव की उंगलियों का फंगस इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में भी इजाफा होता है। लिहाजा बारिश के इस मौसम में हमें ख़ुद को और बच्चों को भी डायरिया से महफूज रखने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी हवाले से हमने दावत दी अपने स्टूडियोज़ में हमारे से मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर फराह सादिक साहिबा, उनसे मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डायरिया आखिर में है क्या, और इसको हम बहुत ज़्यादा लाइटर एक मसला समझते हैं जब तक ये ज़्यादा हमारे लिए बुरा ना बन जाए। अच्छा, डायरिया जो है वो बेसिकली ये है कि आपका जब मोशन या पखाना जो है वो आपको बार बार आए, यानी रूटीन में अगर एक नॉर्मल इंसान जो है वो 1 या 2 दफ़ा पखाना करता है तो इसमें बार बार 5, 6, 7, 8 बाज़ औक़ात 10-12 मरतबा भी, और पानी की तरह जो है वो पतला हो जाता है। तो उससे होता ये है कि पानी चूँकि बहुत ज़्यादा उसका ज़ाया हो जाता है और उसमें नमकियात ज़ाया हो जाते हैं तो मरीज़ जो है वो काफ़ी सीरियस भी हो सकता है, निढाल हो जाता है। क्योंकि आम तौर पे जब आपका जो निज़ाम होता है, ये जो अंतड़ियाँ होती हैं वो पानी को जज़ब कर लेती हैं, लेकिन जब वो अंतड़ियाँ बीमार हो जाती हैं किसी गंदे खाने की वजह से या किसी जरासीम की वजह से, तो वो पानी को जज़ब नहीं कर सकती खून के अंदर, तो वो पानी जो है वो पखाने के अंदर शामिल होके वो पतले पखाने या इस हाल की सूरत में जो है वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से मरीज फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है और उसमें पानी की कमी हो जाती है और नमकियात की कमी हो जाती है। तो इसको किसी भी सूरत में उस तरह से आसानी से डील नहीं करना चाहिए जिस तरह से हम लोग अमूमन करते हैं कि पहले घरों के टोटके इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट किस्म के टोटके हैं कि जी आप रस खा लें या आप बॉयल एग खा लें। डॉक्टर के पास तब जाया जाता है जब बिल्कुल बस हो चुकी होती है। हाँ जी बिल्कुल, इसमें यह है कि ये बड़ा ही आम सी बात है जो कि हमारे टीवी में भी काफ़ी दफ़ा उन्होंने वो बताते
हैं कि जब भी किसी बच्चे को या किसी भी बड़े को इसहाल या दस्त की शिकायत होती है तो फौरी तौर पे ORS का पानी यानी निमकोल का पानी जो है वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। वो एक पैकेट है कोई 30 से 40 रुपए का मिल जाता है। 4 गिलास पानी लेकर आप उसको उबाल के ठंडा करके उसके अंदर वो पैकेट आप डाल दें और वो मरीज को फौरी तौर पे आप इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। अगर वो उस पानी को हजम कर लेता है और उसकी उल्टी नहीं करता तो आपको इतनी जल्दी इमरजेंसी नहीं रहती हॉस्पिटल जाने की। लेकिन अगर वो भी हजम नहीं कर सकता तो फिर आप फौरी तौर पे अपने नज़दीक तरीन जो इमरजेंसी है वहां पे मरीज को लेके जाएं कि फिर उस वक्त उसको ड्रिप की जरूरत होती है। आमतौर पे अगर मरीज को उल्टी नहीं आ रही तो वो निमकोल का पानी उसके लिए काफी होता है। ठीक है, तो ये जो अभी हम मौसम देख रहे हैं, मानसून का ये मौसम है, इसमें डायरिया की क्या वजूहात हैं? ये ज्यादा क्यों बढ़ जाता है? उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि ये वाला जो मौसम है ना, ये बहुत ज्यादा एक मौजू इसका टेम्परेचर होता है मक्खी और मच्छर के लिए। ठीक है। तो और इसके अलावा ये कि खाना भी जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि गर्मी जो है वो है, इसके अलावा फिजा में नमी है। सर्दियों में ये नहीं होता। तो ताज़ा खाना भी आप पकाएं और अगर उसको आप फ्रिज में ना रखें या फ्रिज में रखा हुआ है बाहर निकाला है और वो खुला पड़ा रहा है, ढका हुआ नहीं है, उस पर मक्खी मच्छर बैठ जाते हैं या वो खराब हो जाता है तो वो जर्म्स जो हैं वो इस मौसम में ज्यादा अफजाइश पाते हैं और उसकी वजह से जो है वो फिर बीमारियां जो हैं वो इस मौसम में ज्यादा हैं। फिर हमारे अवाम में ये भी ट्रेंड है, आपने देखा होगा कि बाहर से लेके जो है वो बहुत ज्यादा चीजें रेडी वाले जो होते हैं वहां पर कटे हुए फल पड़े हुए होते हैं, तरबूज है, खरबूजा है, जिन चीजों में वो जो है वो हाथ भी नहीं धोते जब वो काट रहे होते हैं, सफाई का कोई ख्याल नहीं होता। इसके अलावा मशरूबात, प्यास लगती है लोगों को तो वो फिर पानी वो शरबत वगैरह जो है वो पीते हैं, वो भी फिर जिस कंटेनर में रखा होता है वो भी साफ नहीं होता, जिस तरह से वो बना रहे होते हैं वो भी साफ नहीं होता, अपनी पर्सनल हाइजीन भी खराब होती है, जो चीजें उसमें शामिल कर रहे होते हैं, जो रंग वगैरह वो शामिल कर रहे होते हैं वो भी हाइजीनिक नहीं होता। तो इस वजह से जो है वो ये मर्ज जो है वो इस मौसम में ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसके लिए मैं जो एडवाइस करती हूँ वो ये करती हूँ कि कोशिश ये करें कि जब आप जाएं घर से बाहर निकलें, अव्वल तो कोशिश करें कि गैर जरूरी बाहर ना निकलें। लेकिन अगर आपकी नौकरी या जॉब ऐसी है कि आपको जाना पड़ता है तो आप एक पानी की बोतल अपने साथ लें, ठीक है, और उस पानी की बोतल के अंदर आप ORS जो है वो शामिल कर लें। 1 लीटर पानी की बोतल ले ली आपने, ORS शामिल कर लिया, उसमें 3 से 4 लेमन अगर आप शामिल कर लें तो उसका जायका बिल्कुल लेमनेड की तरह हो जाता है। क्योंकि आमतौर पे लोग ये भी कंप्लेंट करते हैं कि ये मीठा सा पानी हमसे नहीं पिया जाता। तो रूटीन में भी अगर आपको डायरिया नहीं भी है तो बजाय इसके कि आप रेडी वालों से या इधर उधर कोई फिजी ड्रिंक्स आप लेते फिरें, कोक या 7 अप इस किस्म की चीजें, तो ये सेफ है, ये लें। और दूसरा आप एक बॉक्स ले लें छोटा सा, उसके अंदर कोई फल जो कि कटावा ना हो, केला डाल लें, आड़ू डाल लें या इस किस्म की कोई चीज डाल लें और वो इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप बाहर से जो है वो चीजें जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, ORS के हवाले से एक चीज क्लियर कीजिएगा, मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना अपने जिम में भी कि ORS का डेली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे किडनी में स्टोन हो जाता है। ये मिथ है या ये क्या है? नहीं, ये तो बिल्कुल मिथ है। हाँ, हम अक्सर औकात ये कहते हैं कि जो शुगर के मरीज हैं या जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, क्योंकि इसमें नमक और चीनी दोनों है, तो उससे ब्लड प्रेशर का शुबा होता है कि अगर हाइपरटेंशन का या जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, अगर वो निमकोल वाला पानी इस्तेमाल करता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। लेकिन अगर उस हाइपरटेंशन के मरीज को दस्त लगे हुए हैं या वो किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहां पसीना गर्मी, तो निमकोल का पानी वो इस्तेमाल करे। ब्लड प्रेशर जो है अगर वो 1 दफा चेक करता है तो 2 दफा चेक कर ले। अगर वो ज्यादा होता है तो अपने डॉक्टर के मशवरे से वो दवाई की मिकदार को बढ़ा सकता है। इसी तरह शुगर का जो मरीज है अगर उसको इसहाल या दस्त लग जाते हैं तो वो ORS इस्तेमाल करे। शुगर जो है उसको कंट्रोल हम कर लेंगे, लेकिन अगर पानी और नमकियात की कमी हो गई तो फिर गुर्दे आपके फेल हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा कमी हो जाए। ठीक है। तो डायरिया की रोकथाम के लिए फिर हमें पहले से ही क्या इकदाम कर लेने चाहिए? जैसे बच्चों को भी बहुत ज्यादा हो जाता है तो पहले से ही कुछ ऐसा कर लिया जाए कि ये हो ही ना। एक तो ये है कि हाइजीन का प्रॉपर आप ख्याल रखें, हाथ धोकर जो है जो आपने सारे काम करने हैं। बच्चों को भी इस चीज की आप हिदायत करें कि हाथ धोकर खाना खाना है या जो भी बाहर से जब आप आए तो हाथ धोएं। फिर उसके बाद जो आप खाना पकाएं वो ताज़ा पकाएं और उसको उसी वक्त यूज़ कर लें, ठीक है। अगर नहीं यूज़ करना फिर फ्रिज में रखें, बाहर निकालते हैं बिलफर्ज तो उसको ढक के रखें ताकि उसके ऊपर मक्खी या मच्छर ना उड़ें। आपकी जॉब अगर ऐसी है कि आपको बाहर निकलना पड़ता है इस मौसम में तो आप कोशिश ये करें कि अपने साथ पानी की एक बोतल जिसमें ORS मिक्स्ड हो वो आप रखें बजाय बाहर से मशरूबात लेने के। और आपके बॉक्स होना चाहिए उसमें एक हेल्दी स्नैक हो, ठीक है, जिसमें कोई भी फल हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपने घर से बना के आप ले जाएं और वो कंज्यूम करें। तो इससे काफी हद तक जो है ना वो कंट्रोल किया। ठीक है। और अगर उस सूरत में जब डायरिया या इसहाल हो जाता है तो फिर फौरी क्या करना? फौरी तौर पे आपने ORS का पानी शुरू करवाना है।
और अगर वो उस ORS के पानी को टॉलरेट कर रहा है तो काफ़ी डायरियाज ऐसे होते हैं जो वायरल डायरियाज होते हैं, मतलब जरासीमों की 3 इकसाम हैं, एक बैक्टीरिया है, एक फफूंदी है और एक वायरल है। वायरल या जो फूड पॉइजनिंग या ओवर ईटिंग की वजह से जो डायरिया होता है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है, उसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इतना करना होता है कि जो पानी आपका निकल रहा है वो रिप्लेस आप करते हैं, हो रहा है। तो उसमें आप ये ORS वाला पानी काफ़ी है। अगर आप देखें कि नहीं इससे कंट्रोल नहीं हो रहा और इस हाल की जो फ्रीक्वेंसी है, नहीं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, साथ बुखार भी हो रहा है, मरीज उल्टियाँ भी कर रहा है, तो फिर उसको आप हॉस्पिटल जो है वो फौरी तौर पर ले जाएं। वहाँ पर आपका डॉक्टर देखेगा कि इसके अंदर पानी की कमी तो नहीं है और उसके बाद वो इस चीज़ का तयन करेगा कि इसको ड्रिप लगेगी या नहीं लगेगी। एंटीबायोटिक यानी ये बैक्टीरियल डायरिया तो नहीं है, वायरल में आमतौर पर जरूरत नहीं होती, तो एंटीबायोटिक ऐसी दवाई होती है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। फिर वो देखता है कि इसको मरीज को हमने दवाई देनी है ये वाली 7 दिनों के लिए, जितने भी दिनों के लिए। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बताना चाहती हूँ कि मरीज जो है ना वो खुद से ये चीजें ना करें। अक्सर इसी पर आने लगा था कि जो सेल्फ मेडिकेशन है वो बहुत ज्यादा है। नहीं, वो बिल्कुल ना करें। हमारे मरीज खुद आके हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं इमरजेंसी वार्ड्स में कि जी हमें ड्रिप लगा दें, तो ड्रिप अननेसेसरी नहीं लगानी। ड्रिप में कुछ नहीं है, वो सिर्फ पानी, नमक और चीनी है, उससे कोई ताकत नहीं आ जानी। अगर आप वही 1 लीटर पानी निमकोल वाला पी लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट है उस ड्रिप के, क्योंकि ड्रिप अगर आप गैर जरूरी तौर पे लगाएंगे उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जो सुई आप लगाते हैं, जो ट्यूब होती है, अगर उससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो वो खुदा ना खास्ता इतना स्वेयर हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। तो प्लीज आप हमें ना सजेस्ट किया करें आके कि हमें तो ड्रिप, और वो चले जाते हैं छोड़ के इस डॉक्टर को, ये तो डॉक्टर ने हमें ड्रिप ही नहीं लगाई, ये कह रहा है जी ORS का पानी पियो जाके और बस तुम ठीक हो जाओगे। तो ये चीज जो है ना, प्लीज मैं इसको बहुत ज्यादा कंडेम करना चाहती हूँ। अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दें कि आपको उसने दवाई देनी है तो कौन सी देनी है, आपको ORS का पानी सूट करेगा या ड्रिप लगनी है, ये सारा उसको डिसाइड करना। ठीक है। और जो प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंट्स हैं वो कैसे और फिर कब लेने चाहिए? प्रोबायोटिक एक नेचुरल प्रोबायोटिक आपके पास दही है, योगर्ट जो है वो आप घर में जमाएं। खुदारा बाहर वाला जो दही है वो इतने बड़े वो लेके बैठे होते हैं, थाल, ठीक है, कुंडे लेके बैठे होते हैं लोग उसमें जी, वो शॉपर में प्लास्टिक की थैलियों में, प्लास्टिक आपको पता है कितना मुजरे सेहत है, मक्खियां भी बैठ रही होती हैं, बंदा जो बैठा होता है इंतहाई मोटा ताजा बैठा होता है, पसीने उसके टपक रहे होते हैं और मतलब बुरा हाल होता है, आपको पता ही है उस जगह का। वो ना लें, घर में जमाएं। बड़ा आसान सा तरीका है, इसमें कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं कि आप दूध लें, उसको बॉईल करें, उसको बिल्कुल थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसमें 2-3 कतरे किसी भी दही के वो आप डाल दें और उसको किसी जगह पर आप रख दें, कपड़ा लपेट के। नेक्स्ट डे आपका जो है वो दही तैयार हो जाएगा। बेस्ट होगा और नेचुरल तरीके से हाइजीनिक एनवायरनमेंट में घर की वो बनेगा, वो खाएं, वो नेचुरल प्रोबायोटिक। ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ कौन सी ऐसी खुराक है जिससे हमें इज्तनाब करना है इस मौसम में, और कौन सी ऐसी खुराक है कि जो फिर हमारे लिए फायदेमंद है, जिससे फ्रूट्स हैं या कोई भी वेजिटेबल्स? हर मौसम के अंदर आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी, ठीक है, बॉइल्ड अंडा, जो भी हैं वो आप खाएं। इसमें मौसम का कोई वो नहीं है। हाँ, ये कुछ अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें बताएं बरसात का मौसम है तो पकौड़े खाने को दिल करता है और समोसे खाने को दिल करता है, तो वो खा सकते हैं या नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि जिंदगी तो एक दफा ही मिलती है आपको। तो वंस इन ए ब्लू मून आप चीट डे कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर वो घर में बना लिए जाएं। फिर मैं वही कहूंगी कि घर का ऑयल होगा और घर की सारी चीजें होंगी, तो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अब बरसात के मौसम में तो रोज बारिश होनी है, तो फिर रोज आप पकौड़े खाएंगे तो फिर तो आपके पेट का भी बेड़ा गर्क होगा, मोटापा भी आएगा। बाकी ग़िज़ा की तखसीस ये नहीं है कि आपने बरसात के मौसम में ये चीज आपने इस्तेमाल करनी है। बस पानी और नमकियात की कमी पूरी रखें। वो गर्मियों के मौसम में आपको पता है पानी और नमकियात जो है उसकी कमी होने के चांसेस होते हैं। बाकी आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, हेल्दी खाना, घर का पक्का हुआ खाएं, और कोई जो दिल करता है। अच्छा, और एक ये बारिशों का जब भी मौसम स्टार्ट होता है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है बॉडी पे, या जो फंगल इन्फेक्शन पाँव में हो जाता है, ये बहुत कॉमन है। इसका हल ये होता है कि एक तो कोशिश ये करें कि आप ऐसी एटमॉस्फेयर में ना बैठें जहां बहुत ज्यादा गर्मी या हब्स है, ठीक है। जो जिस हिस्से पे आपको फंगस हो रही है वो हिस्सा ड्राई होना चाहिए। नमी अगर आप उसको, मतलब जैसे लोग वुजू करके आते हैं और हमारे 5 वक्त जो नमाज पढ़ रहे हैं, वुजू कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है, या बारिश में नहा रहे हैं, कि वो ड्राई नहीं करते। आप फौरी तौर पे उसको ड्राई करें। स्पेशली जो शुगर के मरीज हैं उनमें फफूंदी लगने के बहुत चांसेस होते हैं, उनके पैरों की उंगलियों के दरमियान। उनके लिए हम खास हिदायत देते हैं कि वुजू करके आए तो अच्छे तरीके से टॉवल से अपने आप को साफ करें, उंगलियों के बीच में देखते रहें। कोई आपको ऐसी अलामत महसूस होती है, फौरन अपने जिल्द के माहिर के पास जाएं और उससे
एडवाइस लें, अपनी शुगर को कंट्रोल्ड रखें। शुगर अगर अनकंट्रोल्ड होगी तो सारे जरासीम, जितना मिठास होती है, जिस तरह हर बंदे को मिठास पसंद है, जरासीम को भी मिठास पसंद है। जितनी आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड होगी उतनी ही फफूंदी या फंगस लगने के जो है वो चांसेस होंगे। इसी तरह गर्मी दाने, अगर आप पसीने में बैठे रहेंगे, आप नहाएंगे नहीं, अपने आप को ड्राई नहीं करेंगे, खुश्क नहीं करेंगे, आपको पित्त निकल आएगी, गर्मी दाने जो है वो सारा कुछ निकल आएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर फराह सादिक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि शायद इन फ्यूचर हमें कुछ बड़ी तब्दीलियां भी दिखाई देंगी, क्योंकि जो हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, उनकी जानिब से भी रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, जिसके बाद पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया है कि गैरी क्रिस्टन और अजहर महमूद दोनों को ही मुलाकात के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ ICC जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में, जिसका इनेकाद पाकिस्तान में होना है, उसका जो स्केड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। और पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों के हवाले से भी आज हम बात करने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब का यही कहना था कि किसी के प्रेशर में आकर वो काम करने वाले नहीं हैं, और वो ऐसे पीसीबी चेयरमैन नहीं हैं जो कि सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ पोस्ट की वजह से वो अपने फैसलों को नहीं बदलेंगे। लेकिन टीम में जो बड़ी तब्दीलियां हैं वो आएंगी, और इन बड़ी तब्दीलियों में अब देखना यह है कि क्या जो कप्तान हैं बाबर आजम, उनकी तब्दीली भी होती है या फिर उन्हें ही कप्तान रखा जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम सिचुएशन को? जैसे कि मोहसिन नकवी साहब हमें कहते दिखाई दे रहे हैं कि तब्दीली तो बहुत ज़रूरी है, सर्जरी का वर्ड भी उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि गुस्से में वो कोई फैसला नहीं करेंगे। आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक टेम्पो क्रिएट हुआ था, जिसमें यह सोचा जा रहा था कि अब टीम में बहुत बड़ी तब्दीलियां होंगी, एक बार फिर से वो मामला किसी ना किसी तरीके से दब जाएगा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवार, आपने वक्त दिया गुफ्तगू करने के लिए अपने प्रोग्राम में। लेकिन एक बात करें, अब जो ये कह रहे हैं फूक फूक कर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कदम रख रहे हैं, इसकी असल वजह ये है जो जिस जल्दबाजी के तहत वो आए, जिस तरीके से वो आए, जिससे मुताल्लिक अदालतों की जानिब से अब बाकायदा फैसले आ रहे हैं और समाअत हो रही है। आप देखें, पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैनाती को गैर आईनी करार दिया, गैर कानूनी करार दिया। तो जिस तरीके से वो आए, फिर जो उनके इक़दाम थे वो इंतहाई ज्यादा गैर मुनासिब थे। जिस तरीके से उन्होंने पहले कैंप मुनक्किद करा दिया, आप देखें, आप T20 वर्ल्ड कप एक शॉर्टर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आपने लड़कों को काबुल कैंप भेज दिया, वहां उनकी फिटनेस जितनी खराब थी मजीद खराब हो गई। फिर आपने बाबर आजम को कप्तान बना दिया, जिसकी कप्तानी पर वैसे ही सवालात थे, आपने उसको कप्तान बना दिया क्योंकि उसकी फैन बेस जो है वो आपको मिल जाए। फिर इसके बाद आपने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई, उसमें आपने अपने लाडले सेलेक्टर को जो है बचाने के लिए और उसके साथ और सेलेक्टर डाल दिए कि जो तमाम मलबा है उस पर भी गिर जाए, दीगर लोगों पर भी। फिर आपने जो हेड कोच लाए वो भी आप लाए, पहले अजहर महमूद साहब को, फिर आपने उन्हें असिस्टेंट कोच लगाया, फिर वो अपने पसंद नापसंद के लड़के गिरा रहे थे। फिर इसके बाद आप गैरी क्रिस्टन को लाए, लेकिन गैरी क्रिस्टन उसूल परस्त आदमी, उसने जो बात थी, जो तकरीर में बात की थी, वो रिपोर्ट में बात उसने कर दी। जी बात यहाँ ये है कि मोहसिन नकवी साहब ये जो सारी बातें कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें अब कर रहे हैं, तो उनकी तो वो भी तकरीर आपको याद होगी जो उनकी पहली तकरीर थी कि अगर पॉलिटिक्स होगी, अगर सियासत होगी, अगर ये तमाम चीजें होंगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ज़र्फ का मुजाहरा करें, मिसाल क्रिएट करें। वेस्ट में तो लोग ऐसा करते हैं, ईस्ट में ऐसी मिसाल क्रिएट करें और इस्तीफा दे दें। आप हैरान होंगे अनवार के पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स जो इस वक्त वजीर दाखिला है, सेनेटर है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो प्लेयर पावर के आगे बेबस है, वो अपना फैसला नहीं कर पा रहा। वो कह रहे हैं मैं मुशावरत करके फैसला करूंगा। वो खिलाड़ियों के आगे बेबस है, मतलब दूसरों से मुशावरत करने के बाद फैसला करेगा। उसमें इतनी सलाहियत नहीं है, उसमें इतनी एहलियत नहीं है, उसकी सोच इतनी महदूद है, इतना कमजोर है जहनी तौर पर कि वो आगे कोई बड़ा फैसला कर नहीं सकता है। और उसको डिक्टेट करने वाले लोग कैसे हैं? वहाब रियाज साहब। अच्छा ताबिश, ये स्टेटमेंट भी है मोहसिन नकवी साहब की कि जो हमारे साबिक क्रिकेटर हैं जो कि क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, और वो क्रिकेटर्स जो कि बिला वजह टीवी पर बैठकर कमेंट पास नहीं कर रहे हैं, उनको शायद वापस लाया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, कौन से ऐसे नाम हो सकते हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ अगर काम करते हैं तो हमारी क्रिकेट वापस उस स्टेज पर आ जाएगी जिस पर उसको होना चाहिए?
अनवर, आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब से एक सहाफी ने सवाल किया था आपसे चंद दिनों पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वर्ल्ड कप से कबल हुई थी, तो उन्होंने कहा था जो सिलेक्शन कमेटी मेरे साथ बैठी है, ये सिलेक्शन कमेटी सबसे बेहतरीन सिलेक्शन कमेटी है और मुझे कोई सीनियर खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। जो सीनियर खिलाड़ी हो घर पे बैठे टीवी देखें। आज उनकी जरूरत पड़ गई मोहसिन नकवी साहब को, आज पड़ गई ना उन लोगों की जरूरत। तो अगर मोहसिन नकवी साहब अगर ये समझते उनको, तो मैं अब एक मुफीद मशवरा दूंगा, आप अपने साथ बैठाएं, इकबाल कासिम साहब जैसे लोगों को बैठाएं, सर अब्दुल रकीब साहब को बिठाएं, आमिर सोहेल साहब को बिठाएं, राशिद लतीफ साहब को बिठाएं, इस तरह के बड़े लेजेंड्स को लाएं, जो ईमानदार लोग हैं उन्हें अपने साथ बिठाएं, ताकि पाकिस्तान टीम का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो बेहतर हो सके। क्योंकि अगर आपने इसी तरह की मोनोपॉली कर आपने इन लोगों को बिठाया तो ये अपनी दोस्तियां यारियां निभाएंगे। फिर खिलाड़ी कभी $25 लेके तस्वीर निकाल रहा होगा किसी के साथ, कोई अपनी शर्ट देकर पैसे पकड़ रहा होगा। माजरत के साथ ये जो माहौल इस वक्त पाकिस्तान टीम का हो गया है, पाकिस्तान टीम इस वक्त क्रिकेट नहीं खेल रही है, अपना बिजनेस चला रही है और अपने को खुद ही जो है वो पब्लिसिटी देने के लिए जो कुछ स्टंट्स वो कर रहे थे वर्ल्ड कप में, वो आपने देखा, ये चीजें जारी रहेंगी। अगर मोहसिन नकवी साहब समझते हैं वो आने वाले दिनों में चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो ब्लैकमेल ना हो। जिस तरीके से उन्होंने 12 खिलाड़ियों को एनओसी दी, इसकी एक खास वजह है कि वो इस वक्त भी बेबस हैं, वो इस वक्त भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। जो शख्स को सर्जरी करनी थी वो शख्स रिलीफ दे रहा है, खिलाड़ियों के आगे बेबस हो गया, ब्लैकमेल हो रहा है। मैं आपको एक और जाते जाते एक बड़ी खबर देता बजाऊं। इस वक्त मैं पाकिस्तान टीम के जो करंट खिलाड़ी उनसे राब्ते में था, उनमें से एक खिलाड़ी ने मुझे, जूनियर खिलाड़ी ने कहा कि पाकिस्तान टीम का माहौल इतना खराब था वर्ल्ड कप में कि एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे सीनियर खिलाड़ी, और इतनी सख्त ग्रुप बंदी थी जिसकी वजह से जूनियर खिलाड़ियों का माहौल मिला ही नहीं, जूनियर खिलाड़ी परफॉर्म कर ही नहीं पाए। वो आया आजम खान हो, वो आया सऊद शकील हो, वो आया, आप देखें सलमान अली आगा को आप लेके नहीं गए, लेकिन आप देखें साइम अयूब हो, उस्मान खान हो, ये सारे जो जूनियर खिलाड़ी थे वो परफॉर्म कर नहीं पाए। इससे पहले आपने इरफान नियाजी के साथ क्या किया, तो ये पूरा एक फैक्टर था कि सीनियर खिलाड़ियों ने माहौल टीम का खराब रखा। और टीम का माहौल इसलिए खराब हुआ क्योंकि एक कप्तान बाबर आजम आपने बनाया, इसके बाद 4 और लोग थे जो कप्तान बनना चाहते थे, जिसमें शादाब है, रिजवान है, शाहीन है, इमाद वसीम जी, वो भी कप्तान बनने के ख्वाहिशमंद थे, इमाद वसीम। तो इस तरह का पूरा माहौल आपने खराब किया। लेकिन ताबिश देखिए कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया हम लोगों के लिए रहा कि पाकिस्तान जो कि 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, जहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी खेल पर तवज्जो है, किसी खेल पर पैसे लगाए जाते हैं, किसी खेल में स्पॉन्सर मौजूद हैं, तो वो क्रिकेट है। उसके बावजूद 11 प्लेयर हम ऐसे नहीं निकाल पाए हैं। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्रिकेट खेली जाती है। उस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं कि फिर पाकिस्तानी टीम का मोराल, अवाम का मोराल तो डाउन हुआ ही हुआ, जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अब हो रही है, पाकिस्तानी टीम में जो ग्रुप बंदियां हो रही हैं, कैसे चल सकेंगे ये तमाम मामलात? देखिए कितना खूबसूरत सवाल आपने किया ना अनवर। आपने कहा कि ये लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान के पास 11 खिलाड़ी नहीं है। मैं तो हैरान इस बात को, इतने अरसे में आपने एक जो है काबिल और एक बेहतरीन चेयरमैन नहीं ला सके। आप इतने अरसे में आपको मजबूरन ऐसे शख्स को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाना पड़ा जो किसी सियासी जो है बैकग्राउंड से ना हो, लेकिन माजरत के साथ वो जिस बैकग्राउंड से उसका आप सबको अंदाजा है। फिर आप जिस शख्स को चेयरमैन पीसीबी बना रहे हैं, उस चेयरमैन पीसीबी को आप देखें कि उसको क्रिकेट की कोई हाव नो नहीं है। फिर वो शख्स जो है इतना मसरूफ तरीन आदमी है जो डिपार्टमेंट पर काम नहीं कर रहा है, ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट काम नहीं कर रहा है। माजरत के साथ आप दोस्त जो है हमारे, मैं ये बात करता नहीं हूँ, तासुबी बात हो जाती है, लेकिन अगर मैं आपको ये बात करूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए, आप देखें, आपने वहां लगाया जो डीसी लगाया वो भी पंजाब से लगाया, आपने वहां जो वुमेन टीम के साथ मैनेजर लगाई वो भी पंजाब की निगरां हुकूमत की सेटअप का बंदा आपने लगा दिया। आप सारे जो आपकी कैबिनेट में थे पंजाब में, आपने सारे वो लोगों को जो है लगा दिया पीसीबी के अंदर। तो भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, ये पंजाब क्रिकेट बोर्ड नहीं है। आपने सेलेक्टर्स लगाए, वो भी सारे के सारे पंजाब से लगा दिए। आप जुनेद खान को मौका देते हैं, मोहम्मद शमी ने कोई गुनाह किया था, आप उसको चांस क्यों नहीं देते? बाकायदे तासुब जो है क्रिएट किया जा रहा है। नकवी साहब जो है, मैं तो ख्वाहिश करता हूँ कि वो निगरां वजीर आजम होते, शायद पाकिस्तान के दीगर सूबों के लोगों को ही मौका मिलता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किया, पहले तो वो तासुब वाला बिल्कुल बीज बो रहे, फिर दूसरा वो कि खिलाड़ी सामने नहीं आ रहे। खिलाड़ी इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि ये 3 बड़े हैं आपके ये करंट खिलाड़ी, वो किसी को आगे आने दे रही नहीं है। ये कप्तानी की जंग जब तक चलती रहेगी, ये चीजें खत्म नहीं होंगी। अनवर आप समझे इस बात को,
ठीक है ताबिश, क्रिकेट को बेहतर अभी आप भी फॉलो कर रहे होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स भी इस वक्त जारी है, जिसमें हमारे जो पुराने लेजेंड्स हैं, जिसमें शाहिद आफरीदी भी हैं, मिसबा भी हैं, उमर गुल भी हैं, यूनुस खान भी मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, 2 मैचेस वो जीत चुके हैं। जिस तरह से इमाद और आमिर की वापसी हुई है, आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम में अब ये लेजेंड्स हमें दोबारा से लाने पड़ेंगे? नहीं, आप ऐसी बात ना करें। ये जो गलत फार्मूला था ना, इसी फार्मूला ने आपको डुबोया है, आपकी टीम को मजीद मोराल डाउन किया है। आप अगर इस तरह रिटायर खिलाड़ियों को लाएंगे, फिर नौजवान खिलाड़ी क्या पानी पिलाने के लिए रखें या फिर सिर्फ डोमेस्टिक खेलने के लिए रखें, जो डोमेस्टिक पर सिलेक्टर जाता ही नहीं है। बात सारी बिल्कुल ताबिश, मैंने भी ये जो बात की है, ये मैंने सरकाज़म में की है कि अगर हम इस तरह से ही चलते रहे तो फिर नौजवान प्लेयर्स कब आगे आएंगे? एक तरफ विराट कोहली हैं जो कि रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि अब हमें नौजवानों को मौका देना है। एक हम लोग हैं कि नौजवानों को आगे नहीं ला रहे हैं और पुराने प्लेयर्स को वापस ला रहे हैं। बिल्कुल, देखें आपको जो है पैराशूटर्स को पहले खत्म करना पड़ेगा। आपको ये मामले को जो है मिसाली मामला बनाना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे लेजेंड खेल रहे हैं, वो तो बता रहे हैं बाकायदा के लेजेंड्स किस तरीके से खेलते हैं। ठीक है, चलें, वक्त की हमारे पास कमी है, प्रोग्राम का वक्त नाजरीन खत्म हो गया। ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपने बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।